नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने तमाम लाखों दर्शकों का शुक्रगुजार, जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं, अगर संभव हो सके तो आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। पत्रकारिता के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं जो यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरीके से हंगामा हुआ, हंगामा इन द सेंस कि जिस तरीके से वहां मुद्दों को रखा गया और उस पर इजराइल के नेताओं ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की, वो थोड़ी सी चौंकाने वाली जरूर है। इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और इजराइल के जो एम्बेसडर हैं वहां पे यूनाइटेड नेशंस में, इन्होंने तो साफ तौर पर यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस का इस्तीफा मांग लिया। उनकी गलती से इतनी सी थी क्योंकि वो सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक को संबोधित करते समय उन्होंने कहा कि दरअसल पिछले 56 सालों में पैलेस्टीन में अंदर एक सफोकेटिंग ऑक्यूपेशन है। यानी एक तरीके से उन्होंने जो हमास का हमला हुआ जिसमें 1400 इजरायली लोगों की जानें गई, उसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर हमास को जिम्मेदार ठहराने के साथ साथ ये भी कहा कि उसके लिए एक पूरा इतिहास है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। अब ये घटनाक्रम क्या रंग लेता है, क्योंकि उसके बाद जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यूनाइटेड नेशंस के अधिकारियों के वीजा देने का काम फिलहाल इजराइल ने बंद कर दिया, ऐसी धमकी उन्होंने दी है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त हम अपडेट ले लेते हैं कि दरअसल मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है, वहां की ताजा जानकारी हमारे पास क्या है। जैसा कि हमने आपको बताया था, हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जिहाद नेताओं की मीटिंग हुई है जिससे कि काफी सनसनी इस वक्त मची हुई है। कतर का कहना है कि बंधकों के लिए बातचीत अभी कर रहे हैं और इसमें कुछ कामयाबी मिल सकती है। गजा में अब तक मरने वालों की संख्या 6546 हो गई है। ये फिलिस्तीनी की तरफ से जानकारी मिली है, इसकी कोई इंडिपेंडेंट पुष्टि नहीं की जा सकती। और अब तक 6 लाख विस्थापित जो है यूएन कैंप्स में रह रहे हैं। 6 लाख अपने आप में बड़ी संख्या है। इस बीच एक इजराइल के लिए एक बुरी खबर है कि एसएनपी जो रेटिंग एजेंसी है उसने कहा कि गजा जंग की वजह से उस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था अस्थिर हो सकती है। और रेटिंग एजेंसी ने यह भी कहा कि इजराइल की रेटिंग नेगेटिव उन्होंने की है। इजराइल ने यूनाइटेड नेशंस महासचिव एंटोनियो गुटरेस का इस्तीफा मांगा है और इजराइल की यूएन कर्मचारियों के वीजा बैन की धमकी भी दी है। यह हम आप जानकारी आपको दे चुके हैं। क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ समीकरण बिगड़ रहे हैं और इजराइल का जिस तरीके से रवैया है यह पूरे संकट को कितना बड़ा कर देता है, या सिर्फ एक बंदर घुड़की है, आगे भी कुछ होगा। अतुल अनिजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, इंडिया नैरेटिव के एडिटर है। लेकिन उनका दूसरा बड़ा परिचय है कि बहुत लंबा समय, तकरीबन 1.5 दशक तक इन्होंने मिडिल ईस्ट के बहुत सारे जो बहरीन और दुबई जैसे जगहों पे जाके उन्होंने पोस्टिंग थी की, वहां पे तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज का इन्होंने दौरा किया और उस वक्त क्या जब अरब स्प्रिंग अपने पूरे शबाब पे था। अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अतुल, ये जिस तरीके से इजराइल ने धमकी दी है इसका क्या अर्थ निकाला जाए? ये देखिए कि इजराइल इज नॉट यूज्ड टू जिस तरह से उसके ऊपर इंटरनेशनल एक तरह से दबाव आ रहा है। आप दो चीजें देखें, एक तो इजराइल के ऊपर हम बिल्कुल बेहिचक कह सकते हैं कि जो 7 सितंबर को हुआ वो एक आतंकवादी हमला था। 1500 लोग इनोसेंट्स वो गए, मारे गए उसमें। तो एक पहलू है। दूसरी बात है कि इसका इजराइल का रिस्पांस क्या रहा। इजराइल ने सारा जो गाजा पट्टी है उसको एक तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट के संदर्भ में ले आए कि सिर्फ हमास के पीछे ये जो परपेट्रेटर्स हैं उस पर्टिकुलर हिंसा के, उसके पीछे ही नहीं जाएंगे, लेकिन पूरी गाजा पट्टी जिसमें 2 मिलियन लोग रहते हैं उनका एक तरह से एनसर्कलमेंट करेंगे और उनकी जान भी खतरे में है। तो कलेक्टिव पनिशमेंट की तरफ उनका जो रवैया गया है, इसके ऊपर जो है पूरे विश्व ने उनकी निंदा की है कि कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं हो सकती। हालांकि आपके ऊपर आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन रिस्पॉन्स जो है ये ओवर रिएक्शन है और इसमें निर्दोष लोग जो है वो इसके विक्टिम नहीं बन सकते। तो ये डिबेट के दो पहलू चल रहे हैं। और उसके अंदर जैसे हुआ है वो एंटोनियो गुटेरेस का जो ट्वीट है,
अब अगर आप इजराइल की तरफ से नजरिए से देखें कि किसी भी तरह के टेररिज्म को, ये हमारी भी पोजीशन रही है, इंडिया की भी पोजीशन रही है, ये सरकार की नहीं बट इंडिया की पोजीशन रही है, वो ये रही है कि टेररिज्म कैन नॉट बी कंडोन्ड। ये टेररिज्म टेररिज्म है, इसकी जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती। तो इजराइल की तरफ से ये कहा गया है कि अगर गुटेरेस कह रहे हैं कि दिस डिड नॉट टेक प्लेस इन ए वैक्यूम, मतलब उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, तो एक तरह से वो उसको अनडाइल्यूटेड तौर से टेररिज्म को टेररिज्म नहीं कह रहे, लेकिन उसको एक कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं। इसके ऊपर इजराइल की आपत्ति है, और जिसकी वजह से अब एक नया साइकिल शुरू हो गया है कि ये जो यूएन के अधिकारी हैं उनको वीज़ा नहीं दिया जाएगा, तो एक बैक एंड फॉर्थ डिमांड की जा रही है कि गुटेरेस को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो इस पे इस वक्त अब है, और एक नया साइकिल ये शुरू हो चुका है। आपने बात की है एसएनपी की, कि अब ये इकोनॉमिक वॉरफेयर की तरफ भी जा रहा है, जिसके ऊपर इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है, जो अब तक जो मैंने इनकी कवरेज की है ये अब आज तक नहीं हुआ है, जो अब हो रहा है। एक तरह से वर्ल्ड ओपिनियन जो है वो इजराइल के खिलाफ जा रही है। बट क्या किसी सेक्रेटरी जनरल का इस्तीफा मांगना कोई बहुत मामूली सी घटना है, या इसके कोई लार्जर रिपरकशंस भी है? आशुतोष, बात ये हो रही है कि एक तरह से जो एंटोनी गुटेरेस है, इजराइल के अगर तरफ से देखा जाए तो एक सोच को दर्शा रहे हैं। सिर्फ वो एक इंडिविजुअली बहुत पावरफुल और सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है उनकी, और ये जो कहा जा रहा है कि इनके पीछे, इस सोच के पीछे कई शक्तियां जुड़ी हुई हैं। अब कई शक्तियों में किन किन को हम कहें, एक तो कहते हैं कि ये ग्लोबलिस्ट हैं, जैसे जॉर्ज सोरोस हुए, ऐसे जो लोग हैं, ग्रेटा थुनबर्ग हुई, कि ये जो चाह रहे हैं कि सॉवरेन स्टेट्स के ऊपर एक तरह से उनको कमजोर किया जाए और एक वर्ल्ड गवर्नमेंट आई जाए। ये ग्लोबलिस्ट की सोच है, जिसके अंदर ये बड़े बड़े फाइनेंसेस वगैरह हैं। और ये जो जॉर्ज सोरोस एंड कंपनी, ये ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से लेके अब तक जो है यूएस एस्टैब्लिशमेंट में भी चले गए हैं, और इनका जो 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 एक तरह से कनेक्शन रहा है वो लंबी कहानी है, लेकिन अगर संक्षेप में कहूँ तो मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ वो आ रहा है। हमने जो अरब स्प्रिंग देखा था इजिप्ट में, वो उसमें सामने बिल्कुल नजर आया था जब मुस्लिम ब्रदरहुड की गवर्नमेंट वहां पर आ गई थी, और ओबामा ने उसका बहुत सपोर्ट किया था। उसका इनफैक्ट कायरो में जाके यूनिवर्सिटी में 2007 में ओबामा ने एक एड्रेस किया था, जिसमें यही था कि आप मुस्लिम ब्रदरहुड की सपोर्ट में एक तरह से किया गया। उसके साथ कतर जुड़ा है, और कतर के साथ जुड़ा है टर्की। तो एक तरह से ये पूरा ट्रैक ग्लोबलिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, और एक तरह से इनके जो लोग हैं या इनकी सोच को दर्शाने वाले लोग पावरफुल पोजीशन में पहुंच गए हैं। तो इजराइल की तरफ से है कि गुटेरेस उस सोच को दर्शाते हैं, इसलिए अटैक सिर्फ गुटेरेस के ऊपर नहीं है, लेकिन एक बड़ी सोच के ऊपर है, जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड और उसके साथ साथ ये जो बड़ी दो देश हैं, स्टेट्स हैं, कतर और टर्की भी जुड़ी हुई है। तो गुटरेस, इसका मतलब गुटरेस का जो स्टेटमेंट है वो हवा में नहीं है, वो इसके पीछे एक पूरी, बट उनके स्टेटमेंट को कितनी गंभीरता के साथ लेनी चाहिए, बिकॉज ही ऑल्सो रिप्रेजेंट्स यूनाइटेड नेशंस, और जब वो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस के तौर पे जब बोलते हैं तो उसकी इको पूरी दुनिया में होती है। जी हाँ, तो इसीलिए तो इजराइल ने रिएक्ट किया, क्योंकि उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है, क्योंकि एक यूएन सेक्रेटरी जनरल बोल रहे हैं, कोई अब मामूली आदमी नहीं कह रहे, और जिनका इन्फ्लुएंस सारे विश्व में है, 200 कंट्रीज के ऊपर हैं, जो यूएन के मेंबर्स हैं, एक तरह से उनको रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप आंकड़े में देखें या जनसंख्या में देखें तो बहुत बड़े पैमाने पे लोगों की जो सोच है वो एक तरह से ये दर्शाते हैं। इसलिए इजराइल ने इसको बहुत बहुत गंभीरता से लिया और बहुत ही हॉस्टिलिटी से लिया है। लेकिन ये हमको ये भी लगता है कि दुनिया में बहुत बड़ी पोलराइजेशन भी हो गई है, कि इवन यूनाइटेड नेशंस जैसी जगहों में आपको बड़ी दरारें नजर आ रही हैं और खुलेआम अटैक्स नजर आ रहे हैं उसके सेक्रेटरी जनरल के ऊपर। ये एक तरह की विश्व की जो आज की स्थिति है, पोलराइज्ड और कॉन्फ्लिक्ट प्रोन स्थिति है, जो आप इंटरनेशनल रिलेशन स्टूडेंट रह जाएंगे, ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड आई है ये सेटल नहीं हुई है। आपका यूनिपोलर वर्ल्ड का स्टेज आया था जब रूस सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था 1991 के बाद। उसके बाद एक यूनिपोलर ईरा चला जो इसमें अमेरिका का बोलबाला था, लेकिन वो अब हट रहा है। कई पावर सेंटर्स आ गए हैं इसके अंदर, लेकिन एक रूल बेस्ड मल्टीपोलर वर्ल्ड नहीं है। तो इसकी वजह से अब आपके जो दरारें हैं वो बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं, और एक बहुत ही फ्लूइडिटी की स्टेज है ये, एक तरह से कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेट इस वक्त जो है दुनिया में नजर आ रही है। और ये जो स्टेटमेंट हुआ है, जो अटैक हुआ है गुटेरेस के ऊपर, ये उसी दरारों को एक तरह से दर्शा रहा है। इसका फॉल आउट आप क्या देखते हैं? क्या इजराइल
जिस तरीके से अमेरिका उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहा, सारे वेस्टर्न कंट्रीज आज की तारीख में अमेरिका के इसराइल के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। मैक्रोन जा रहे हैं, ऋषि सुनाक जा रहे हैं, ओलाफ स्कोल्स उनके इनसे मिलने जा रहे हैं, इटली के प्राइम मिनिस्टर मिलने जा रहे हैं। और लेकिन ये सारे लोग वो हैं जो कहते हैं मजबूती के साथ इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इसराइल जो पैलेस्तीन में कर रहा है उसको कंडेम नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि अमेरिकन राष्ट्रपति ने यह भी कहा है कि वो सीजफायर अभी के लिए नहीं रिक्वेस्ट करेंगे, सीजफायर के लिए नहीं बात करेंगे, क्योंकि उससे हमास को फायदा होगा। तो क्या इसराइल मजबूत हो रहा है या नहीं मजबूत हो रहा है? नहीं आशुतोष, मुझे इससे थोड़ा एग्रीमेंट नहीं है इस बात से, क्योंकि मुझे लगता है कि अमेरिका जो कह रहा है, जो कर रहा है, उसमें फर्क है। एक तरह से जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि मिलिट्री लीडरशिप भी जो इजराइल की है, उसके अंदर भी अमेरिकन एडवाइजर्स का हस्तक्षेप हो चुका है। इस वक्त इजराइल कमजोर है। ये वो इजराइल नहीं है जो 10 साल पहले हम देखते थे या 5 साल पहले देखते थे। ये इस टाइम पे आपके अमेरिकन एक तरह से, मैं तो अपने कॉलीग्स को आज कह रहा था कि क्या ये 51st स्टेट बन रहा है इजराइल, क्योंकि इतना ज्यादा अमेरिकन का हस्तक्षेप हो चुका है उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में और मिलिट्री स्ट्रक्चर्स में। दूसरी बात जो हम देख रहे हैं आशुतोष, के जितने भी इतने दिन हो गए, इतना बड़ा 1500 लोग मरे आतंकवादी हमला हुआ है, लेकिन आज तक अभी तक भी लैंड ऑपरेशन नहीं शुरू हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? मुझे लग रहा है कि ये अमेरिका रिस्ट्रेन करना चाहता है, बिकॉज अमेरिकन इंटरेस्ट नहीं है कि ये आगे फैले, क्योंकि अगर ये लैंड अटैक होता है तो ये रीजनल वॉर की तरफ जाएगा। हिजबुल्लाह अटैक करेगा आपको लेबनान से और इसराइल को, और फिर जो है ईरान के ऊपर, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो ईरान के साथ उसके बड़े घनिष्ठ संबंध हैं, तो जो वॉर हो सकती है वो इसराइल और ईरान के बीच में हो सकती है। वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, ऑयल प्राइसेस कहीं की कहीं जा सकती हैं। इसलिए अमेरिका और वेस्ट के हित में नहीं है कि ये और फैले। तो मुझे जो लग रहा है कि अपना इन्फ्लुएंस ये नहीं है कि वो इनकरेज कर रहे हैं कि आप कर जो चाहो कर सकते हो, इम्प्यूनिटी से आप कर सकते हो, बल्कि इस वक्त रोक के रखा हुआ, क्योंकि ये वेस्टर्न इंटरेस्ट में नहीं है कि इसराइल इस वक्त जो है पूरी तरह से, पूरी ताकत से यहाँ पर लैंड ऑपरेशन करे। बल्कि बात जो है बाइडेन ने भी की है और ब्लिंकन ने भी की है, वो 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ बात हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार है, थॉमस फ्रीडमैन का आर्टिकल है कि अगर उसको लैंड अटैक करना है, दैट इज इसराइल को अगर करना है, तो साथ साथ उसको 2 स्टेट सोल्यूशन की बात भी करनी चाहिए कि हम उसके लिए तैयार हैं और उसके बाद लैंड अटैक करें, या सर्जिकल स्ट्राइक्स करें कि सिर्फ लीडर्स जो है हमास के उनके ऊपर अटैक हो, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे इस हादसे के पीछे। तो एक तरह से एक खुली छूट नहीं मिली हुई है। और वेस्टर्न लीडर्स जो बाहर जो कहते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसीज हैं, उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, इजरायली लॉबी हर जगह स्ट्रांग है, तो एक रवैया अपनाते हैं। लेकिन अंदर जो मुझे तक जो अंडरस्टैंडिंग है, वो रिस्ट्रेन की बात कर रहे हैं इसराइल को कि आगे मत बढ़ो, आप फुल स्केल लैंड अटैक मत करिए। इसलिए एक तरह से वेस्टर्न, ये पहली जो हमारी एक तरह से सोच होती थी कि वेस्ट बिल्कुल इसराइल के साथ है, वो बदल चुकी है, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस जो हैं, मैं ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा था कि ये प्रो हमास लोग, मुस्लिम ब्रदरहुड एम्पैथाइजर्स, ये एडमिनिस्ट्रेशंस में भी घुस चुके हैं इनके। तो एक पूरी एक तरफी एक तरह से सोच नहीं है वेस्टर्न सोसाइटी की, स्पेशली अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स की। और दूसरी तरफ अगर आप देखें, ऋषि सुनाक की आपने बात की, उसके अंदर वहां पर जितने डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप मैनचेस्टर जाइए, लंदन जाइए, वहां एक बहुत बड़ी मुस्लिम और इस्लामिस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है जिसको नाकार नहीं सकते। 1 लाख के से ज्यादा वहां पर प्रदर्शन हुआ है कुछ दिन पहले, विच इज प्रो पैलेस्टाइन, जो इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए ये जो रिस्ट्रेंट की बात होगी अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, वेस्टर्न कंट्रीज, क्योंकि बदलाव हो चुका है दुनिया में, वो भी इसराइल को रोकेंगे इस वक्त कि आप ऑल आउट वॉर मत करें यहाँ पर, और किसी भी तरह से वो पॉलिटिकल की तरफ ले जाएंगे। हालांकि अभी वक्त नहीं हुआ, लेकिन मेरे को लगता है कि कोई 10 दिन या 15 दिन के बाद हम ये जो पॉलिटिकल सॉल्यूशन है इसके ऊपर ज्यादा फोकस होगा। बट जिस अपना टॉमस फ्रीडमैन की जिस आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं, वो बहुत अलार्मिस्ट है। वो कह रहे हैं कि मैं बैक करता हूं अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन से कि वो इजराइल को रोके और ऐसी कोई हरकत ना करे, क्योंकि अगर ये हरकत शुरू हो गई तो फिर ये बहुत बड़े लेवल पे एस्केलेशन होगा और फिर क्या होगा किसी दुनिया को मालूम नहीं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं, आपके कहने का अर्थ जो मैं निकाल रहा हूं वो ये कि इजराइल कमजोर हो रहा है, जबकि एक परसेप्शन है कि इजराइल मजबूत है और काफी मजबूत। आप थोड़ी अलग बात कह रहे हैं, इसको थोड़ा और एलाबोरेट करेंगे? बिल्कुल आशुतोष, आप देखो, हम सब कहते थे कि मोसाद जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी की दुनिया में नहीं है। मिसाल माना जाता है, रोल मॉडल माना जाता है कि CIA से ऊपर है मोसाद का बोलबाला। अब आपके अंदर लोग घुस गए हैं, गाजा पट्टी की फेंस तोड़ के सिविलियन एरियाज में आए हैं, बल्कि आपके इंटेलिजेंस सेंटर्स को जाके उन्होंने मारा है, वहां पर लोगों को 1500 लोगों की हत्या कर दी। तो मोसाद को कुछ पता नहीं था?
मतलब इससे बड़ी कमजोरी का उदाहरण क्या हो सकता है? अगर आप मजबूत होते तो आपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके पहले ही खत्म कर देना था, लेकिन आप नहीं थे तैयार। दूसरी बात आशुतोष जो मुझे लगी है, इजरायली सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा चेंज आया है। ये वो सोसाइटी नहीं जिसमें मोशे दयान जैसे लोग या yitzhak रेबिन वगैरह 73 यौम किपुर वॉर के जो हीरोज रहे हैं, उस तरह के लोग नहीं हैं। अभी की जो जनरेशन है ये बहुत इन्फ्लुएंस हो चुकी है वो कल्चर से, रेव पार्टीज से। तो जो सिक्योरिटी परसेप्शन जो इस जनरेशन में है वो वैसा नहीं है जो पिछली जनरेशन में था। ये अंदरूनी एक सोसाइटल चेंज आया है इसराइल के अंदर, और वो ये चेंज इसलिए आया है क्योंकि कंफर्ट लेवल आ गया था कि भाई हमें कोई रोक ही नहीं सकता, हम कुछ जो चाहे कर सकते हैं, अमेरिका हमारे साथ है। तो एक सेंस ऑफ कॉम्प्लेसेंसी बहुत बढ़िया आ रही थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके ये एक सिम्टम्स हैं अपनी इजराइल की कमजोरी के, ये उदाहरण जो है। और अंदर जो है मिलिट्री ट्रेनिंग के अंदर जिस तरह से अब चल रही है, बाकी लोग भी मजबूत हो गए हैं। हम रिलेटिव टर्म से बात करते हैं कि मैंने लेबनीज हिजबुल्लाह को बहुत क्लोजली कवर किया आशुतोष। 2006 की मैंने वॉर कवर की थी हमास और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में। और वहां पर मैं खुद गया था बेरूट के आगे, एक जगह है साइडन से आगे लिटानी रिवर आता है जहां पर इजराइल बॉर्डर होता है। लिटानी रिवर और साइडन के बीच में मरकावा टैंक्स, कोई 20 या 25 मरकावा टैंक्स मैंने खुद देखे हैं, नष्ट किए गए। कैसे हुए? हिजबुल्लाह ने ईरानियन मिसाइल्स यूज की हैं। उनको पता था कि टरेट एरिया जो टैंक है वो कमजोर है, सिर्फ स्ट्राइक वहां हुई है। तो दूसरी साइड भी अपने एक्सपीरियंस के साथ और अपनी सोच के साथ हर तरह से तैयार हुई है, जो इजराइल को पता नहीं चला या ओवर कॉन्फिडेंस था, जो भी था। तो एक तरह से इन रिलेटिव सेंस इजराइल पहले से कमजोर है, बट दे आर नॉट पुश ओवर्स। अभी वो वापस आएगा उसका जज्बा जो इजराइल अपने आप को जो कहता है, क्योंकि जब डिफेंस की बात आती है, जब 1500 लोग आपके जाते हैं तो फिर आप नाइसिटीज में नहीं जाते। और वो गुटेरेस को जो कहा गया है वो एक नए मूड का भी एक रिफ्लेक्शन है आशुतोष, कि अब वो दुनिया की बात नहीं मानने वाले, वो करेंगे जो कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस ऐसे आ गए, उनके एस्टैब्लिशमेंट, अमेरिकन का इन्फ्लुएंस ऐसा आ गया कि अभी कर नहीं पा रहे, शायद कर भी ना पाए, क्योंकि इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस अब बाहर का वहां आ रहा है। तो ये जो एक टाइम पे लगता था कि ये रीजनल वॉर होके रहेगी, अब छिड़ी, लेकिन वो नहीं हो रही। और हिजबुल्लाह और ईरान भी शायद ना चाहें कि वो प्रोवोक करे इजराइल को और रीजनल वॉर की तरफ जाए। वो एक अलग पहलू है कि उनकी तरफ से क्या आ रहा है। बट जो एक खतरा इजराइल के साथ ये कि इजराइल में जो अल्ट्रा नेशनलिस्ट हैं और जो किसी भी हद तक जंग के लिए तैयार रहते हैं, और वो अलग सा मंदिर में, अलग सा मॉस्क में जाकर वो जिस तरीके से बर्ताव करते हैं, वहां थूकते हैं, वो सब करते हैं, वो भी एक बहुत खतरनाक लीडरशिप है इस वक्त इजराइल के साथ। तो कुछ भी मतलब आप अनएक्सपेक्टेड नहीं कर सकते, कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं। आशुतोष, जो एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट आई अब बहुत दिनों के बाद, बहुत ही संघर्ष के बाद ये नेतन्याहू की गवर्नमेंट बनी है। इसके पहले कई एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, 2-3 बार चुनाव भी हुए, तो इसका मतलब वो सोसाइटी में बहुत क्रैक्स है। लेकिन अब की जो कॉम्बिनेशन है उसमें आप देखते हो अल्ट्रा, जैसे इनकी कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट एक सोच है ग्रेटर इजराइल बनाने की, जैसे अखंड भारत, उससे ग्रेटर इजराइल जो है बड़ा होना चाहिए, जिसमें सिनाई का पोर्शन भी होना चाहिए, कुछ इराक का पोर्शन, कुछ सऊदी अरेबिया का, कि एक बड़ी टेरिटरी लेके वो तभी सिक्योर हो सकते हैं। ये एक प्लान थी आशुतोष, जो कहते थे यीनॉन प्लान पहले की, ग्रेटर इजराइल। अब जो नेतन्याहू है ये इस सोच को बिलोंग करते हैं कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। अगर ग्रेटर इजराइल की तरफ जाते हैं तो जो बैकलैश आएगा वो भी वैसा आएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ईरान के अंदर भी कई शेड्स ऑफ ओपिनियन है, लेकिन ईरान में एक शेड ऑफ ओपिनियन है, वी विल वाइप आउट इजराइल फ्रॉम द फेस ऑफ द मैप। वो भी एक कट्टर एक्सट्रीमिस्ट सोच है। ये दोनों हैं। अगर विश्व शांति हम चाहते हैं, हमको उन दोनों सोचों को रोकना पड़ेगा किसी तरह से, ताकि एक बीच का रास्ता कहीं निकले जो विन विन रास्ता हो। लेकिन इस वक्त हम इस स्थिति में नहीं है। हालांकि मुझे एक चीज का ये है, एक अच्छा लग रहा है ये देख के कि जो हम सोच रहे थे कि इमीडिएट वॉर होगी, अब हर तरह से वो नहीं हो रही है। ना इजराइल की तरफ से हो रही है, ना हिजबुल्लाह की तरफ से। ठीक है, स्कर्मिशेस चल रही हैं, वो एक लेवल चलेगा, लेकिन एक बड़ा हादसा टेल अवीव पे अटैक नहीं हुआ है। अगर वहां मिसाइल गिरती है तो गेम चेंज होती है, या ईरान किसी यूएस वॉरशिप के ऊपर कोई मिसाइल दागता है तो गेम चेंज होती है। कोई भी वैसा कदम नहीं उठा रहे, सब अपनी अपनी रेड लाइंस के अंदर काम रहे और शोर बहुत मचा रहे, जो ठीक है,
जो कोई कोई सबकी अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, जरूरत है वो करें, लेकिन अभी तक वो स्पिल ओवर नहीं हुआ है थैंकफुली। बट अतुल, बड़ी दिलचस्प बातें आप कर रहे हैं। और एक ईरान और इजराइल में एक और समानता ये कि दोनों जगह इस वक्त सोसाइटी में काफी कॉन्फ्लिक्ट है। ईरान में भी जो हिजाब को लेकर जिस तरीके से बवाल हुआ और लोग सड़कों पर उतरे, बिल्कुल उसी तरीके से इजराइल के अंदर भी जुडिशरी में जो बदलाव करने की कोशिश की, लाखों लोग सड़कों पर उतरे। बट आपने शुरुआत में बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। आपने ये कहा था कि ये इकोनॉमिक वॉरफेयर जो एसएनपी के संदर्भ में आपने की थी, उसको अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन करें, क्योंकि उन्होंने सीधे इजराइल की जो रेटिंग है उसको नेगेटिव कर दी है। तो आपने जो इकोनॉमिक वॉरफेयर की बात की थी, उसका क्या मतलब है? क्या कहीं से कोई लड़ाई वहां से भी चल रही है? बिल्कुल, क्योंकि इकोनॉमिक वॉरफेयर का मतलब है कि अगर आपकी रेटिंग इतनी पुअर है कि तो आपकी इन्वेस्टमेंट वगैरह जो बाहरी, पहले तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के कारण और फिर रेटिंग के कारण, तो एक तरह से पूंजी निवेश वगैरह तो आप छोड़ दीजिए उसके बारे में, उसका असर अगर सप्लाई चेन्स पे पड़ गया, जैसे इजराइल की बहुत बड़ी हाईटेक इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, तो उसका असर उस पर पड़ेगा, जो एक तरह से लाइफलाइन है इजराइल की हाईटेक इंडस्ट्री। अगर उस पर इम्पैक्ट हुआ, मार्केट्स में अगर श्रिंकेज आ गई इसके, इसी के कारण प्रोटेस्ट इस तरह से चल रहे हैं, कल कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई कहेगा कि बॉयकॉट इजरायली गुड्स, जिस तरह से कहते हैं यहाँ पर बॉयकॉट चाइनीज गुड्स, एक तरह से ये सेंटीमेंट बिल्कुल जाग सकता है। तो उस तरह से इकोनॉमिकली हिट बहुत होगा। अमेरिका का क्रूशियल रोल रहेगा, अगर अमेरिका बिल्कुल रहे, जो मेरे को लगता है कि आर्थिक रूप पे तो रहेगा, इसलिए इजराइल विल नॉट केव इन, लेकिन धक्का जरूर लगेगा। और दूसरी बात रही हमारे ईरान के साइड पे, ईरान ऑलरेडी सैंक्शन के अंडर है, लेकिन अभी जो पीछे बात हो रही थी, एक प्रिजनर एक्सचेंज हुआ था अमेरिका और इनके बीच में, तो $6 बिलियन रिलीज करने की बात हो रही थी ईरान के लिए, प्लस थोड़ा ये भी हो रहा था कि अपना तेल ये बेच सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये एनर्जी जो ट्रैक है ये ईरान का जो चलता रहे। ऊपर से आशुतोष, ईरान का हम देखें तो बदलाव ये आया है कि ब्रिक्स का मेंबर बन चुका है, तो आइसोलेशन तो खत्म, एससीओ का मेंबर बन चुका है ईरान, रशिया, चाइना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन बना। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि नई दुनिया बदल रही है, उसके वेक्टर्स वहां हैं। वेस्टर्न वर्ल्ड इज ऑन द डिक्लाइन, वो फायर फाइटिंग कर रहे हैं, होल्ड ऑन कर रहे हैं, लेकिन एक नई दुनिया सामने आ रही है जिसमें ईरान हिस्सा है। तो मुझे लगता है कि इजराइल को ज्यादा धक्का लगेगा आर्थिक रूप से, ईरान को इतना नहीं, क्योंकि ईरान के नई न्यू वर्ल्ड का एक हिस्सा है। जो राइजिंग टाइड है वो यूरेशिया की तरफ, वो वेस्ट की तरफ नहीं है। और इंडिया को ये बात समझनी चाहिए कि असली प्योर नेशनल इंटरेस्ट जो है वो इस दिशा में है, रिसोर्सेज भी वहां है, सप्लाईज भी है, पॉपुलेशन भी है। अगर रशिया, इंडिया, चाइना सपोज मिलते हैं, हालांकि वो बॉर्डर की प्रॉब्लम है, वो सब है, गेम चेंज, गेम ओवर, दुनिया की सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रही है यहाँ पर, और ईरान समझता है इस बात को। और बड़ी दिलचस्प बात आपने की। लेकिन पिछले दिनों क्या ये महर इत्तेफाक है कि पिछले दिनों अमेरिका और ईरान के बीच में न्यूक्लियर डील के संदर्भ में बातचीत हो रही थी, और सऊदी अरेबिया को वो अब्राहमिक अकॉर्ड में अमेरिका लाने के लिए कोशिश कर रहा था। और ये वो दोनों वो पिलर्स हैं जो दरअसल मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को बहुत कायदे से मैनेज करते हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं बात जाके जुड़ती। तो ये जो अमेरिका का ईरान और ओवरटली ईरान का इस तरीके से विरोध करना, और फिर पीछे से जाके न्यूक्लियर डील की बात करना और सऊदी अरेबिया के साथ रहना, ये जो बात आप कह रहे हैं उसको जस्टिफाई करता है। बट क्या इजराइल इस बात को नहीं समझ रहा? इजराइल बिल्कुल समझ रहा था। इजराइल I2U2 का पार्ट बना, इजराइल और सऊदी अरेबिया में बात बन रही थी, तो एक तरह से इजराइल उस बात को समझ रहा था। हम ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की G20 के बारे में के टाइम पे हमने बात की, जो हाइफा के थ्रू जाके फिर सऊदी में जाके फिर यूरोप पहुंचेगा, तो ये सारी बातें तब चल रही थी। लेकिन आशुतोष, बात ये है कि इस हादसे के बाद आज की जो हो रही है घटनाक्रम चल रहा है, इससे क्या असर पड़ेगा ये सारे प्रोजेक्ट्स को? मुझे लगता है कि बहुत बड़ा असर पड़ेगा। अब अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें, सऊदी अरेबिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सऊदी अरेबिया इज अपोज टू मुस्लिम ब्रदरहुड पूरी तरह से, क्योंकि जब नासर ने वहां पर क्रैकडाउन किया था इजिप्ट में, मुस्लिम ब्रदरहुड जो गढ़ रहा है, वहां से बहुत से लोग जो है इजिप्ट छोड़ के सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज में, और वो यूनिवर्सिटीज में गए, टीचर्स बने। जब अरब स्प्रिंग हुआ तो इन्होंने मांग की डेमोक्रेसी की सबसे ज्यादा, जो एक तरह से जो मोनार्की है वो कभी नहीं चाहेगी कि डेमोक्रेसी की बात हो। हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड क्योंकि जुड़े हैं, इसलिए ये लॉजिकल है कि सऊदी अरेबिया जो है वो हमास का विरोध करेगा। इस वक्त अगर पैलेस्टाइन की बात करेगा, जो करेगा सऊदी अरेबिया और कर भी रहा है, उसका इशारा लेकिन वेस्ट बैंक की तरफ होगा, उसका इशारा ज्यादा महमूद अब्बास की तरफ होगा, रिवाइवल ऑफ PLO, फतह, उनकी तरफ होगा, क्योंकि उससे सऊदी अरेबिया को हमास से तो खतरा है।
तो इसलिए हालांकि वो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करेगा इसके लिए, लेकिन अगर आप फाइन प्रिंट में देखें तो वो हमास को नहीं करेगा, क्योंकि हमास उसके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन द अरब वर्ल्ड आएगी जो सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस को। दूसरी तरफ से कतर देख लो, कतर इज टोटली विद मुस्लिम ब्रदरहुड। अल जजीरा चैनल, उसकी जो आइडियोलॉजी है ये वहां से आई है, टर्की भी उसके साथ है। इसलिए सऊदी अरेबिया एक तरफ, कतर एक तरफ और टर्की एक तरफ, ये जो है आपस में मेल जोल नहीं है। मिडिल ईस्ट इज नॉट यूनाइटेड, दे मे बी यूनाइटेड फॉर पैलेस्टाइन बट नॉट फॉर हमास। तो एक तरह से हमास के दुश्मन बहुत जगह पे हैं। इस बीच में ईरान का फिट बैठेगा, ईरान का फिट बैठता। देखिए ईरान का जो है, ईरान, मैं कतर गया था कोई 1.5 साल पहले, चाइना में था तब मैं वहां गया था। तो पहली चीज ऐसी मैंने देखी कि जो गाड़ियां चल रही थी विंड स्क्रीन के ऊपर ना अर्दवान की फोटो थी और कहीं कहीं खामेनेई की भी थी। अच्छा, मैंने कहा ये इंटरेस्टिंग चल रहा है कि इस वक्त मुस्लिम ब्रदरहुड, टर्की, ईरान, ये कॉम्बिनेशन यहाँ की सड़कों पे नजर आ रहा है। एज ए जर्नलिस्ट आप हमेशा ये कहते हैं भी ये देखा ये क्यों है, तो उसके पीछे बैक स्टोरी देखो तो फिर ये इस कॉम्बिनेशन उस वक्त चल रहा था। लेकिन मुझे लगता है इन द लॉन्ग रन एक पावर स्ट्रगल होगी, क्योंकि ईरान की शियाइट सोच है, वो लीडरशिप में जाना चाहेगा। उसकी और मुस्लिम ब्रदरहुड की लीडरशिप की स्ट्रगल किसी पॉइंट पे आएगी। इस वक्त यूनाइटेड हैं इस स्थिति के अंदर, लेकिन इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। ईरान अल्टीमेटली लीडरशिप चाहेगा और ईरान की टक्कर जो होगी वो टर्की से होगी और कतर से होगी, और सऊदी और ईरान बल्कि एक सिमिलर लाइन पे आ सकते हैं। जो अभी हमने देखा अकॉर्डिंग चाइनीज के थ्रू हुआ है वो आगे बढ़ सकते हैं। तो मिडिल ईस्ट की फॉल्ट लाइंस अभी वो एक चीज है जो सामने सामने नजर आएगी, और इस घटनाक्रम के कारण ये सामने जो है ये कॉन्ट्रडिक्शंस आगे आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, इतनी बेहतरीन तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे जो दर्शकों ने देखा होगा उनको पूरी मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स का एक अंदाजा लगा होगा। हम लोग तो ये सोचते हैं कि दरअसल एक मोनोलिथ है, वहां पे से इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम है, लेकिन उसमें कितनी फॉल्ट लाइन्स है, उसमें कितनी वेरिएशंस है, उसमें कितने तरीके की कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये अतुल अलेंजा ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। और यही सब असर होता है जब कोई आदमी लंबे समय तक अगर किसी एक जगह में जाता है, रिपोर्टिंग करता है, तो अंदाजा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अतुल। वेलकम आशुतोष, थैंक यू।